Bismillahirrahmanirrahim. I welcome you all in the online session. Hope you all are fine and having good health. First, we start this session with the verses of Holy Quran. Am I hearable and visible my screen to you? Can anybody confirm me? क्या मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है और मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों से? Okay, we first moving towards the IEEE 9 bus standard test system और इस सिस्टम में हम डिस्कस करेंगे कि पावर का फ्लो जनरेशन से यूटिलाइजेशन तक और एक एंटिटी ऑफ लोड और मुख्तलिफ लाइंस के ज़रिए से जो कि बस बार की लाइंस हैं उनके ज़रिए से किस तरीके से लोड हमारा फ्लो हो रहा है और हो सकता है। फर्दर अगर आप इसे गौर से देखें तो इस IEEE 9 बस टेस्ट सिस्टम के अंदर हमारे पास 3 जनरेटर्स हैं, जनरेटर 1, जनरेटर 2 and generator 3. Most of you guys are familiar with this system. अच्छा, फर्दर मोर अगर हम बात करें इसमें 9 बस सिस्टम इसे क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस सिस्टम के अंदर जो इंटरकनेक्टेड वे ऑफ कनेक्शंस हैं वो 9 हैं, ठीक है, जो ज्वाइन करते हैं, जिसके ऊपर आगे सिस्टम कनेक्ट होते हैं, जिससे सिस्टम ज्वाइंट होते हैं, जिससे सिस्टम इंटीग्रेट होते हैं, ठीक है, जिन्हें कनेक्ट करना भी कहते हैं। और इससे बहुत सारे वे ऑफ पावर फ्लोज भी ड्राइव होते हैं। अगर आप इसे गौर से देखें तो जनरेटर के साथ जो हमारी रेड कलर के जो हमारे ये स्विचेस आपको नज़र आ रहे हैं, ये हमारे आइसोलेटर्स और सर्किट ब्रेकर्स कहलाते हैं, ठीक है, और प्रोटेक्शन इक्विपमेंट्स एलिमेंट्स भी इन्हें कहा जाता है। तो हमारी ये जो 3 जनरेटर्स हैं, जनरेटर 1, जनरेटर 2, जनरेटर 3, इनसे हमारी पावर जनरेट होने के बाद सिस्टम में इन होती है और उसके बाद हमारी जो बसेस लगी हुई हैं वो हमारी आगे चलती हैं। जैसे अगर आप गौर से देखें तो बस 2 जो जनरेटर 2 के बाद ब्रेकर के ज़रिए से हमें यहाँ पे कनेक्ट होती हुई नज़र आ रही है। तो जनरेटर के बाद सर्किट ब्रेकर एंड देन बस 2, एंड ये बस जो है वो कनेक्ट करती है, जनरेटर के बाद कनेक्ट करती है बस 2 से सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से, एंड देन कनेक्ट होता है आपका एक जनरेटिंग स्टेशन साइड पे ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वी ऑल नो कि ये ट्रांसफार्मर लगाया जाता है वोल्टेज को स्टेप अप करने के लिए, ताकि ट्रांसमिशन लाइन के अंदर या सिस्टम को एक कांस्टेंट वोल्टेज जो 230 केवी सिस्टम के ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं उनको प्रोवाइड किया जा सके। 19 केवी के जो वोल्टेज हैं वो जनरेटिंग लेवल के वोल्टेज हैं, जिसका वोल्टेज तो कम होता है लेकिन उसका एम्पेयर ज़्यादा होता है, और वोल्टेज एम्पेयर के ओम्स लॉ के ज़रिए से जो कॉम्बिनेशन बनता है आपकी पावर का, वो 250 एम्पिए हमें हासिल होता है। फर्दर मोर हम यहाँ पर सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से बस से इसे कनेक्ट करते हैं, और ट्रांसफार्मर इसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। देन ये होते हुए फर्दर एक सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से बस नंबर 7 को ज्वाइन कर रहा है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप इनके नंबर बस 1, 2, 3 ही सेम रखें, वो आगे पीछे हो सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ पावर फ्लो के मुताबिक जो बस आप पहले कनेक्ट करते हैं उसका नंबर उसके मुताबिक आ जाता है, लेकिन आप इन बस के नंबर्स को भी चेंज कर सकते हैं, जैसा कि हमने ऑलरेडी डिस्कस ये सब किया हुआ है अपने ई टैब के सॉफ्टवेयर के ऊपर।
फर्दर मोर अगर आप यहाँ पे इसे देखें तो हमारे सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से इस बस को कनेक्ट किया गया है एंड देन यहाँ से दो नेटवर्क ड्राइव हुए हैं जो इससे निकल भी रहे हैं और इसको ज्वाइन भी कर रहे हैं। तो ये दो ड्रम इस आइडिया को परफेक्टली रिफ्लेक्ट करती है। फर्दर मोर यहाँ से जो हमारे दो नेटवर्क ड्राइव हो रहे हैं ये दो आपके आइसोलेटर या सर्किट ब्रेकर हैं जो एक जनरेटर 2 के नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है जनरेटर 3 के नेटवर्क के जरिए से, ठीक है, वो ये है। और जनरेटर 2 के नेटवर्क को कनेक्ट कर रहा है जनरेटर 1 के नेटवर्क के साथ। तो उसके मुताबिक आपका ये जो बस लगी हुई है ये तीन नेटवर्क को एक साथ इस बस के ऊपर, जो कॉमन बस भी कहलाती है, सिंक कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है तीन जनरेटर को एक साथ इस नेटवर्क को। या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इन दो नेटवर्क के साथ, जो कि जनरेटर 3 का है नेटवर्क यहाँ पे राइट साइड पर, और जो नेटवर्क बॉटम साइड पे जनरेटर 1 का है, उसे यहाँ पे लिंक किया जा रहा है इस बस नंबर 7 के ज़रिए से, जो यहाँ यहाँ और यहाँ नेटवर्क के ज़रिए ज्वाइंट हो रहा है। तो यहाँ तक की जितनी बातें हमने की हैं, कोई डिफ़िकल्टी, कोई सवाल किसी की जहन में हो तो पूछ लीजिए, या क्यूरी हो तो हम डिस्कस कर लेंगे, नहीं तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। If anyone of you have any kind of question, query, please feel free to discuss. I will answer the kind of question. Otherwise, I continue the session. आगे हम बात करते हैं इसके बाद कि अभी जो जनरेटर 2 का नेटवर्क है जो इंटरकनेक्ट है बस 7 से जनरेटर 3 की जानिब, हमने उसे जनरेटर को लिंक या सिंक करने के लिए सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से वे ऑफ पाथ प्रोवाइड किया है। फर्दर ये इस तरह भी कहा जा सकता है कि ये आपकी ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क है जो यहाँ पे दिखाया गया, और ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क को जस्ट लाइन से रिप्रेजेंट भी किया जाता है। तो हमारी जनरेशन जब हो जाती है तो हम ये सब जानते हैं कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर के ज़रिए से उसके वोल्टेजेस को स्टेप अप किया जाता है, और वोल्टेजेस को स्टेप अप करने के बाद हम ये जानते हैं कि उसे ट्रांसमिशन लाइन के ज़रिए से आगे ट्रांसमिट किया जाता है, ठीक है, ट्रांसमिट किया जाता है। और हाई करंट के अंदर ट्रांसमिशन फुलफिल नहीं हो सकती, पॉसिबल नहीं है, इसीलिए हम हाई वोल्टेज के अंदर ट्रांसफार्मर के ज़रिए से ये काम करते हैं, ताकि ट्रांसमिशन के अंदर जो पावर की ट्रांसपोर्टेशन है जो आपको यहाँ से यहाँ पे नज़र आ रही है, जिस तरह मैंने बताया कि ये ट्रांसमिशन लाइन है जो कि जनरेशन के बाद इसका नंबर आता है, तो आपकी इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट होती है हाई वोल्टेज के लेवल में ट्रांसमिशन लाइन के वे ऑफ पाथ से, जिसका एम्पेयर कम होता है लेकिन उसका वोल्टेज ज़्यादा होता है, ठीक है। फर्दर मोड जब आपकी इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से ट्रांसपोर्ट कर जाती है तो ये बस नंबर 8 है, बस नंबर 8 होती है। यहाँ पर भी एक सर्किट ब्रेकर आपका कनेक्ट होता है, इस सर्किट ब्रेकर को लिंक किया जाता है इस एक बस नंबर 8 के ज़रिए से। फर्दर मोड उसकी प्रोटेक्शन के लिए यहाँ ऐसे एक जैसे डिस्टेंस रिले हो गई, इम्पेडेंस रिले हो गई, तो रेफरेंस ग्राउंड पर्पस के लिए और प्रोटेक्शन ग्राउंड पर्पस के लिए हम एक ग्राउंड भी कनेक्ट करते हैं बस बार की प्रोटेक्शन के हवाले से। और ये तीन चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है ग्राउंड यहाँ पर। एक तो ट्रांसमिशन लाइन की जो इम्पिडेंस रिले है, डिस्टेंस रिले है, उसको ग्राउंड किया जाता है यहाँ इसके ज़रिए से। इसके अलावा जो हमारे इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर्स ऑफ दी प्रोटेक्शन इक्विपमेंट कहलाते हैं, जो दो किस्म के होते हैं, करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, उनको भी रेफरेंस ग्राउंड चाहिए होता है सिस्टम की प्रोटेक्शन के लिए, तो वो भी हम यहाँ पे कनेक्ट करते हैं। तो ये तीन मकासद के लिए यहाँ पे ग्राउंड दिखाया गया है। यहाँ तो कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए। यहाँ तक हमने ट्रांसमिशन लाइन का एस्पेक्ट डिस्कस कर लिया है, जो कि सेम सिनेरियो में बस नंबर 8 पे यहाँ पर है। तो यहाँ पे भी वो ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क है जो कि जनरेटर 2 का दिखाया गया है। ये नेटवर्क ट्रांसमिशन लाइन का है जो कि एक सर्किट ब्रेकर के ज़रिए बस नंबर 8 ऑफ द ग्रिड भी कह सकते हैं इसको, पे जॉइंट हो रहा है, जो कि इस सिस्टम को इस सिस्टम के साथ इंटीग्रेट कर रहा है, सिंक्रोनाइज कर रहा है, ज्वाइन कर रहा है। उसके बाद हम इस बस बार को सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से कनेक्ट करते हैं। फर्दर यहाँ से यहाँ आप देखें तो ये जनरेटर 3 का एक ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क है, ठीक है। तो हम इसे राइट टू लेफ्ट देख लेते हैं, ठीक, मीन्स दैट कि जनरेटर 3 से इलेक्ट्रिसिटी जो भी जनरेट होती है, अब इट्स
टू दैट कि वो कन्वेंशनल पावर जनरेशन है या फिर नॉन कन्वेंशनल पावर जनरेशन है, इट्स अप टू दैट। अब जिस तरीके से हमारी पावर जो जनरेट होती है इलेक्ट्रिसिटी ऑफ द जनरेशन की, वो थर्मल पावर प्लांट के ज़रिए से अगर हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं तो हम वो जानते हैं कि थर्मल पावर प्लांट के ज़रिए से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है उसके 3 तरीके होते हैं। उसके लिए जो कन्वेंशनल फ्यूल रिक्वायर्ड है हमारे पास, जिसको बर्न आउट करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, वो आपकी फर्नेस ऑयल है, जिससे जला के बिजली पैदा की जाती है। जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बात कर रहा हूँ। और दूसरा तरीका इलेक्ट्रिसिटी का जो जनरेट करने का है, एक तो कन्वेंशनल फ्यूल आपकी फर्नेस ऑयल हो गई, दूसरी आपकी मीथेन गैस हो गई जो आपकी एसएसजीसी के ज़रिए से आपको मिलती है, सॉदर्न गैस, नॉर्दर्न गैस के ज़रिए से। और तीसरा जो एस्पेक्ट है वो आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का कोल फायर बेस का तरीका है, कोयले को जला के बिजली पैदा करने के। ये 3 थर्मल पावर प्लांट के तरीके हैं जिसके ज़रिए से हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करते हैं। स्टीम टरबाइन को प्रोवाइड करते हैं, टरबाइन एज अ प्राइम मूवर रन करती है जनरेटर को कॉमन शाफ्ट के ज़रिए से, और जनरेटर के ज़रिए से जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो हम यहाँ से हासिल करके नेटवर्क को प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा भी हम जानते हैं कि देयर आर मेनी वेज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी बाय न्यूक्लियर पावर प्लांट के ज़रिए से। अभी रिसेंटली हमारा कैनप यूनिट 2 भी तैयार हुआ है, जो आई थिंक अच्छे खासी अमाउंट में 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी हमें प्रोवाइड कर रहा है। या आई थिंक करेक्टरिस्टिक थोड़ी मैं मिस कर रहा हूँ उसकी, मैग्नीट्यूड मुझे याद नहीं है पावर की, लेकिन अभी वो भी फंक्शनल हुआ जिसकी वजह से नेशनल ग्रिड के अंदर पावर जो जनरेशन की मज़ीद कैपेसिटी बढ़ गई है और नेशनल ग्रिड को वो फीड कर रहा है कैनप यूनिट को। चाइना के ताउन से हमने ये टेक्नोलॉजी हासिल की है। फर्दरमोर न्यूक्लियर पावर प्लांट और एक्सेट्रा काइंड ऑफ थिंग्स कैन प्रोड्यूस। न्यूक्लियर पावर प्लांट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जो पैदा होती है वो न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए पैदा होती है, और न्यूक्लियर रिएक्टर के जरिए जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है उसमें स्टीम टरबाइंस वगैरह लगती हैं, जो कि अगेन प्राइम मूवर को रन करते हुए जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट करती है, और जनरेटर की शाफ्ट को रोटेट करने के बाद आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा होती है जो कि नेटवर्क को मिलती है। अब इलेक्ट्रिसिटी जब पैदा हो जाती है तो जनरेटर के साइड पे एक सर्किट ब्रेकर लगा हुआ होता है जो कि बस बार को ज्वाइन करता है, कनेक्ट करता है बस नंबर 3 के जरिए से। फर्दर मोर एक यहाँ पे बस बार के बाद सर्किट ब्रेकर लगा हुआ है जो कि प्रोटेक्शन, स्कीम प्रोटेक्शन पर्पज़ के लिए लगता है। आइसोलेटर सर्किट ब्रेकर्स कहलाते हैं ये। उसके बाद जो है हमारा ये एक ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर नंबर 3, T3 इसको कहते हैं हम। और ये ट्रांसफार्मर जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, वोल्टेज के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो 13.8 kV है, जो कि स्टेप अप कर रहा है वोल्टेज को 230 kV में। और इसकी जो कैपेसिटी है अपेरेंट पावर इन MVA के अंदर 150 MVA में। फर्दर मोर अगर हम यहाँ पे देखें तो जनरेटर 2 ने जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की थी उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज जो प्राइमरी साइड के थे वो 19 kV थे। इसको स्टेप अप करके नेटवर्क की सस्टेनेबल लिमिट के मुताबिक इसे स्टेप अप किया गया है, वो ऑपरेटिंग वोल्टेज 230 kV है। इसी की मुनासिबत से यहाँ पे अगर आप देखें तो जनरेटर 3 जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है उसके प्राइमरी वोल्टेज अब 19 नहीं है बल्कि वो 13.8 kV है, जिसको स्टेप अप करके ऑपरेटिंग वोल्टेज और नॉमिनल नेटवर्क के वोल्टेजेस हैं जो कि 230 kV है उसमें ट्रांसफॉर्म किया गया, ताकि ये जो इनसाइड द नेटवर्क के वोल्टेजेस हैं वो आपके 230 में मेंटेन हो सके। उस मकसद के लिए हम वोल्टेज को 230 में ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं, स्टेप अप कर रहे हैं एज कम्पेयर टू द लोअर केवी। उसके बाद हम सर्किट ब्रेकर को कनेक्ट करते हैं प्रोटेक्शन पर्पस के लिए, आइसोलेटर भी कह सकते हैं इसको आप। फर्दर हमारा यहाँ पे बस नंबर 9 कनेक्ट है। बस नंबर 9 के ज़रिए से हमारी नेटवर्क ड्राइव हुआ है फ्रॉम इनकमिंग टू आउटगोइंग। अच्छा, इसकी भी खासियत यह है कि आप बस नंबर 9 के ज़रिए से कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि एक ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क है। यहाँ से यहाँ तक पूरी एक सेवरल किलोमीटर्स ऑफ ट्रांसमिशन लाइन है जो कि इनकमिंग सर्किट ब्रेकर कनेक्ट करती है स्टार्टिंग एंड एक सर्किट ब्रेकर यहाँ पे बस नंबर 8 पे लगता है। ये पूरा नेटवर्क जो ट्रांसमिशन लाइन का आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आपकी जाती है और बस नंबर 8 के ऊपर कॉमन बस के तौर पे ज्वाइंट होती है, ठीक है।
अच्छा, आप यहाँ पे गौर से देखें तो अगेन ग्राउंड लगा हुआ है, जो कि ग्राउंड पर्पस मैंने 3 मकासद के लिए बताया था। एक तो इस ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क और एक इस ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क की इम्पिडेंस रिले के तौर पे, और प्रोटेक्शन पर्पस के लिए जो CTPTs ग्राउंड की जाती हैं, रेफरेंस ग्राउंड उसके लिए लिया जाता है। इन 3 मकसद के लिए यहाँ पे ग्राउंड कनेक्ट है, ठीक है। डिस्टेंस रिले, इम्पिडेंस रिले और करंट ट्रांसफार्मर, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। प्रोटेक्शन और रेफरेंस पर्पस के लिए यहाँ पे ग्राउंड को दिखाया गया है। यहाँ तक हमने 2 नेटवर्क जनरेटर के डिस्कस कर लिए, जो कि जनरेटर 1 से इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है, नेटवर्क में आ रही है, और जनरेटर 3 से इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हो रही है और नेटवर्क में आ रही है, और ये दोनों नेटवर्क आपस में सिंक्रोनाइज हो रहे हैं एट बस नंबर 8 के ऊपर। क्या यहाँ तक जो बातें हमने डिस्कस की हैं उनमें कोई भी डिफिकल्टी किसी को है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा थोड़ी। यहाँ तक कोई भी डिफिकल्टी किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, कोई सवाल हो, कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो, कोई चीज़ आपको अगर रिव्यू करवानी हो तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं आपको गाइड कर दूंगा। कोई भी डिफिकल्टी अगर किसी के जहन में हो तो प्लीज़ फील बस। Anyone of you, if I have any kind of question, query, please feel free to discuss in IEEE 9 bus test system, जिसका हमने आधा नेटवर्क अभी डिस्कस कर लिया है और बाकी आधा जो नेटवर्क है वो अब हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कोई भी सवाल किसी के जहन में अगर नहीं है तो हम आगे चलते हैं। अच्छा, हमने यहाँ से यहाँ तक जनरेटर 2 और जनरेटर 3 का नेटवर्क पूरा थॉरली डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं कि बस नंबर 7 की जो नेटवर्क लाइन है जो कि ज्वाइंट कर रही है यहाँ से यहाँ की जानिब बस जनरेटर नंबर 1 को जनरेटर नंबर 2 के ज़रिए। अब हम उसकी बात करेंगे और इसके नेटवर्क को किस तरीके से इंटरकनेक्ट किया जाता है जनरेटर बस 2 के साथ, उसकी बात हम करेंगे। फर्दर मोर अगर आप देखें तो जनरेटर 2 का जो नेटवर्क है उसको हमने सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से, जैसे यहाँ हमने डिस्कस किया था कि इधर 3 नेटवर्क ड्राइव हो रहे हैं सिर्फ एक सिंगल बस 7 के ज़रिए से, इनकमिंग एंड आउटगोइंग टूल्स। तो ये एक पाथ ऑफ बेस के ज़रिए यहाँ से यहाँ तक जॉइंट है, जो एक सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर के ज़रिए से नेटवर्क टोपोलॉजी और बस नंबर 5 को कनेक्ट करती है। फर्दर मोर यहाँ पर एक सर्किट ब्रेकर आइसोलेटर लगा हुआ है, फर्दर मोर यहाँ भी। अच्छा, यहाँ तक एक बात और एक सवाल है यहाँ तक कि हम बस नंबर 5 को कनेक्ट कर क्यों रहे हैं, और अगेन यहाँ पे ये क्यों कनेक्ट कर रहे हैं। ये तो 2 बस बच जाएंगे अगर हम, आप गौर करें, ये बस हम निकाल दें और ये बस हम अगर निकाल लें तो ये लाइन सीधी यहाँ पर आ जाएगी। इस पूरे नेटवर्क की कॉस्ट भी बचेगी, कॉम्प्लेक्सिटी भी बचेगी, लोड फ्लो एनालिसिस में कंपोनेंट भी कम होंगे और डिज़ाइन भी कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा, आसान रहेगा। तो क्या जवाब है कि हम ये दोनों नेटवर्क को अगर सिस्टम में से निकाल दें तो क्या फ़र्क पड़ रहा है। देखिए ना, इसमें ना लोड ड्राइव हो रहा है यहाँ से, ना कुछ और हो रहा है, फिर भी ये कनेक्ट है। जी सर, ये फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए, नेटवर्क की फ्यूचर एक्सपेंशन के लिए में भी फ्यूचर एक्सपेंशन के हवाले से, फ्यूचर एक्सपेंशन हम नहीं कह सकते। फ्यूचर एक्सपेंशन एक ज़रूर हो सकता है फीचर, इसमें कोई और इसके हवाले से अगर जवाब देना चाहे तो वो भी पार्टिसिपेट कर सकता है। ये क्यों ज़रूरी ये फ्लेक्सिबिलिटी है ना सर, हमारा से एक साइड से और कोई सर्किट क्लियर होता है, जैसे जनरेटर नंबर 3 होता है तो हमारा जनरेटर 2 जो है ना उसको फीडअप कर सकता है, या इन केस जनरेटर 2 होता है तो वो जनरेटर जो है जनरेटर 3 जनरेटर 2 के सर्किट्स को भी फीडअप कर सकता है और जनरेटर 1 को फीडअप। ये भी एक जवाब है, लेकिन मैं इससे सरप्लस लेवल की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कोई मज़ीद एडअप करना चाहे तो बताए, वरना मैं फिर इस पर डिस्कशन करता हूँ। कोई और, बाबर साहब भी शायद अवेलेबल हैं हमारे साथ, तो कोई और अगर बात करना चाहे। असद अनवार हैं, फराज हैं हमारे साथ, हफीज़ुल्लाह हैं, असद असवर अली हैं, आशिक हैं, मोहम्मद हमज़ा हैं, मोहम्मद शहरोज़ हैं, नमान मकसूद, मुस्तम अली, शाह फैसल, ज़हीर सर अब्बास। क्वेश्चन रिपीट करें सर काइंडली सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। मैं ये कह रहा था जनाब के बस नंबर 5 का नेटवर्क कनेक्ट है यहाँ पे, और बस नंबर 6 का भी नेटवर्क कनेक्ट है। अगर हम इसको एलिमिनेट कर दें तो ये डायरेक्टली लाइन यहाँ से ना यहाँ पे ज्वाइन हो जाएगी, सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी। तो क्या वजह है कि हम इसको यहाँ से ख़त्म क्यों नहीं कर रहे, और कर दें तो इसके तो फ़ायदे हैं।
सर ये थोड़ा सेफ्टी पर्पस के लिए तो नहीं है टू ऐड मोर ब्रेकर्स इन अ सिस्टम वगैरह? नहीं सर यहाँ से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। जी जनाब, ये भी इसका जवाब है जो शेरोज साहब ने शुरू में भी दिया था। यहाँ से फर्दर डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं, यहाँ से हम लोड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। असल में एक मुझसे गलती हुई बताने में, ये ग्राउंड नहीं है, यहाँ के नेटवर्क से हम सप्लाई हासिल कर रहे हैं, यहाँ के नेटवर्क की सप्लाई हासिल कर रहे हैं और यहाँ के नेटवर्क सप्लाई हासिल कर रहे हैं। दूसरी बात, ये बसेस सिर्फ बसेस नहीं हैं, ये ग्रिड भी हैं, ये सब स्टेशंस भी हैं, ये डिस्ट्रीब्यूटिंग स्टेशंस भी हैं, ठीक है, और यहाँ से सब नेटवर्क ड्राइव भी होते हैं, ठीक है। और इन पूरी की पूरी स्टडी को ऐसा नहीं है, ये बाकायदा पूरे पूरे इलाके हैं जो यहाँ से ड्राइव हो रहे हैं, ठीक है। जिस तरीके से आपका बल्दिया टाउन और औरंगी टाउन है, ये पूरा यहाँ से पूरा नेटवर्क चल रहा होगा। यहाँ से आपका अगर हम के इलेक्ट्रिक के नेटवर्क की बात करते हैं तो ये आपका पूरा सादे टाउन चल रहा होगा। सादे टाउन से जो फर्दर इलाके ड्राइव हो रहे हैं, गोड्स हैं, सबूरा गोड हैं और पहलवान गोड, ये सारे के सारे यहाँ से ड्राइव हो रहे होंगे। फिर वो फर्दर गुलशन का इलाका आ जाएगा जो कि ड्राइव हो रहा होगा। फर्दर अगर ये वाला इलाका आप देखें तो ये वो आपका पूरा कुरंगी हो गया, मलीर हो गया, शाह फैसल हो गया, ये पूरे पूरे इलाके आपके यहाँ से इस तरह ड्राइव हो रहे होंगे, ठीक है। ये पूरे पूरे टाउन्स हैं क्योंकि ये ऑपरेट हो रहे होंगे, ड्राइव हो रहे होंगे। क्या यहाँ तक बात समझ आती है? फर्दर मोर इसमें हम आगे चलते हैं। यस सर। फर्दर मोर इसमें हम आगे चलते हैं तो नेटवर्क के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे कि बस नंबर 7 का जो नेटवर्क यहाँ से ड्राइव हो रहा है बस नंबर 5 के ज़रिए से, और यहाँ से हम इसको इंटरकनेक्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, जो कि बस नंबर 7 को एक बस बार 5 के ऊपर ज्वाइन करता है बस बार नंबर 4 के नेटवर्क को, और बस बार 5 के नेटवर्क से हम लोड को ड्राइव कर सकते हैं एक पर्टिकुलर शहर के कुछ 40% इलाके को यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके दे सकते हैं। लेकिन ये आपका ग्रिड हुआ जो यहाँ से आप इलेक्ट्रिसिटी दे रहे होंगे। क्यों ग्रिड होगा? क्योंकि 230 kV ऑपरेटिंग वोल्टेज है, इसको 220 kV जैसा हमारे के इलेक्ट्रिक का जो एक नॉमिनल वोल्टेज लेवल है वो आपका 220 kV है, जो आपको NKI ग्रिड से मिलता है और आप उसको ड्राइव करते हैं। NKI ग्रिड जो आपका लगा हुआ है वो फिर फर्दर सप्लाई प्रोवाइड करता है बल्दिया ग्रिड को, सादी टाउन ग्रिड को, जो कि 220 kV को स्टेप डाउन करते हैं 132 kV के अंदर। तो 220 kV का नेटवर्क यहाँ से ड्राइव होगा ग्रिड से, जो कि सब स्टेशन के ऊपर जाएगा। वो सब स्टेशन यहाँ पे नहीं दिखाया गया क्योंकि हम अप स्ट्रीमिंग के अंदर बात कर रहे हैं, डाउन स्ट्रीमिंग की बात नहीं कर रहे, और नेटवर्क टोपोलॉजी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये बात समझ आ रही है। कोई सवाल किसी का जहन में हो तो मुझे इंटरप्ट करके पूछ लीजिएगा, मैं रिपीट कर दूंगा या फिर आपके सवाल का जवाब दूंगा। आगे चलते हैं। इसमें हम यहाँ से हम एक लोड को ड्राइव कर रहे हैं और फर्दर मोर यहाँ से सप्लाई सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से नेटवर्क को, ये एक सपोज कर लें ट्रांसमिशन लाइन का नेटवर्क है, और आपकी बस नंबर 4 जो कि इंटरकनेक्ट करती है आपके बस नंबर 7 को बस नंबर 4 से और बस नंबर 9 को बस नंबर 4 से, जो कि नेटवर्क रिस्पेक्टिव जनरेटर 2 और जनरेटर 3 का बनता है। तो इन दोनों को एक कॉमन बस के ऊपर इंटीग्रेट, इंटरकनेक्ट और सिंक्रोनाइज किया जा रहा है बस नंबर 4 के ऊपर। क्या ये बात यहाँ तक समझ आ जाती है? कोई सवाल किसी के जहन में हो तो पूछ लें। फर्दर मोर हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब बस नंबर 4 से जो नेटवर्क आपको एक सर्किट ब्रेकर के ज़रिए से प्रोवाइड किया जा रहा है वो यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा। अब आप यहाँ गौर से देखें तो जनरेटर 2, हम इसको बॉटम टू टॉप की तरफ लेके जाते हैं। जनरेटर 1 से जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है वो नेटवर्क को यहाँ से हासिल हो रही है। जनरेटर 1 इलेक्ट्रिसिटी पैदा कर रहा है, उसके ज़राए हमने डिस्कस कर लिए कि जनरेटर 1 जो इलेक्ट्रिसिटी आपकी पैदा करता है, उस जनरेटर 1 की इलेक्ट्रिसिटी मुख्तलिफ तरह की कन्वेंशनल तरीक़ों से पैदा होती है। वो थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया है। इलेक्ट्रिसिटी जब पैदा हो जाती है तो उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज बड़े कम होते हैं। जैसे पहले जनरेटर ने जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की है उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज 19 kV है। दूसरे जनरेटर ने जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की है जनरेटर 1 ने, वो 16.5 kV है प्राइमरी वोल्टेज या जनरेटर के ऑपरेटिंग वोल्टेज। इसी तरीके से जनरेटर 3 ने जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा की है उसके ऑपरेटिंग वोल्टेज 13.8 kV है। तो इन सब के वोल्टेजेस जो जनरेशन के हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। अलग अलग क्यों? क्योंकि इनके मेट, इनके मैट, इनके ब्रांड, इनके टाइप डिफरेंट हो सकते हैं। जन बार्कर के जनरेटर हैं, कैटरपिलर के जनरेटर हैं,
तो ये मुख्तलिफ तरह के जनरेटर्स हैं जो कि आपके नेटवर्क को कनेक्ट कर रहे हैं, नेटवर्क में कनेक्ट हो रहे हैं, और इन सब के ऑपरेटिंग वोल्टेज जो स्टार्टिंग लेवल के डिफरेंट होते हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन इनमें खासियत ये होती है कि इनको जब सिस्टम में सिंक्रोनाइज किया जाता है तो ये 16.5, 13.8 और 19 kV, ये सारे केवी के जो अलग अलग लेवल के ऑपरेटिंग वोल्टेज हैं, ये एक ही सिंगल बस के ऊपर क्या ज्वाइंट हो सकते हैं बगैर ट्रांसफार्मर के? आप बता सकते हैं कोई? नो सर, ये कंडीशन फुलफिल नहीं करेगा ना सर, पैरेलल की जो कंडीशन है, क्योंकि उसमें वोल्टेज लेवल सेम होना चाहिए जो कि मैंडेटरी है सर। जी जनाब, सिंक्रोनाइजेशन पैरेलल ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर के लिए जो उसके पैरामीटर्स हैं, जो रिक्वायरमेंट है, वो ये ज़रूरी है कि जो वोल्टेज ऑपरेटिंग है, ऑपरेटिंग वोल्टेजेस वो सेम होने चाहिए। ऑपरेटिंग वोल्टेज अगर सेम नहीं होंगे तो सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो सकती, और अगर फिर भी आप इसे कनेक्ट करने चाहेंगे तो उसमें ब्लास्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑपरेटिंग वोल्टेजेस सिंक्रोनाइज करने के लिए दोनों सिस्टम के, तीनों सिस्टम के सेम होने ज़रूरी हैं। इन एज पर्टिकुलर 9 बस सिस्टम की अगर हम बात कर रहे हैं तो इनमें ऑपरेटिंग वोल्टेज का एक बहुत बड़ा रोल है। ऑपरेटिंग वोल्टेज आपके सेम होने ज़रूरी हैं, अगर वो सेम नहीं होंगे तो सिस्टम सिंक्रोनाइज नहीं होगा, इंटीग्रेट नहीं होगा, इंटरकनेक्ट नहीं होगा, और पैरेलल ऑपरेशन भी इसका परफॉर्म नहीं हो सकता, जिसको हम कॉमन सोर्स की बात करते हैं। तो वो कॉन्सेप्ट आपको नहीं मिल सकता और आपका नेटवर्क ड्राइव नहीं होगा। और उसके ये चीज़ जहन में रखिएगा कि इस मकसद के लिए हम ट्रांसफार्मर भी कनेक्ट करते हैं, ताकि आपके नेटवर्क के वोल्टेज सस्टेन रह सकें, सिंगल एंटिटी में रह सकें, और वो रूल ऑफ सिंक्रोनाइजेशन को वायलेट ना कर सके। वरना अगर ये 230 kV of this network, 230 kV of this network, and in last 230 kV of this network if not same, then integration of system synchronization cannot be fulfilled। तो ये बहुत ज़रूरी है सिस्टम के नेटवर्क वोल्टेज वाइज सेम होना। इस मकसद के लिए हम ट्रांसफार्मर जो कि स्टेप अप का लगता है वो कनेक्ट करते हैं। अब ये जहन में रखिएगा, एक ही ट्रांसफार्मर नहीं ले सकता इसके अंदर। अब ज़रा गौर करें, जो कि 19 से 230 kV में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसके वाइंडिंग का रेशो सेम नहीं होगा, लेकिन हाँ ट्रांसफॉर्म आपको वो 230 करके देगा। इसी तरीके से जो 13.8 से 230 kV में ट्रांसफॉर्म कर रहा है, उसका वाइंडिंग रेशो और इसका वाइंडिंग रेशो भी सेम नहीं होगा। टैपिंग्स कह लें उसे, वाइंडिंग रेशो कह लें। सिमिलरली इस ट्रांसफार्मर की 16.5 kV का जो वाइंडिंग रेशो होगा 230 में ट्रांसफॉर्म करने का, वो इन दोनों से मुख्तलिफ होगा। लेकिन याद रहे कि जब ये ट्रांसफॉर्म करके यहाँ पे निकाल रहा है अपने वोल्टेजेस, वो 230 kV ही आपको मिलेंगे, जो कि नेटवर्क के ऑपरेटिंग वोल्टेज कहलाएंगे। और उन ऑपरेटिंग वोल्टेज के ऊपर आपका पूरा का पूरा एक सिस्टम काम करेगा। याद रखें, ये सिस्टम एक छोटा सा नेटवर्क है, वरना ये सिस्टम जो बड़े लेवल का बनता है, आप इमेजिन करें 119 IEEE बस टेस्ट सिस्टम भी होते हैं। मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा वक्त आने पे, वो भी, उसको भी हम डिस्कस करेंगे आने वाले टाइम में। अभी 3 को हमने डिस्कस कर लिया है लैब के हवाले से, 9 को हमने बात कर ली है इसके ऊपर। तो ये जो IEEE बस सिस्टम है, इनके ऊपर जनरेशन टू यूटिलाइजेशन, और यही चीज़ कहलाती है आपकी पावर फ्लो एनालिसिस, लोड फ्लो एनालिसिस और लोड फ्लो स्टडी, पावर फ्लो स्टडी, इसी चीज़ का नाम है। ठीक है, तो 9 IEEE बस टेस्ट सिस्टम जो है एक छोटा सा नेटवर्क है जिसकी हम आज डिस्कशन कर रहे हैं। ये सब फुलफिल करते हैं। मुझे अगर कोई सवाल यहाँ तक किसी के जहन में हो तो पूछ लीजिए, मैं रिपीट कर दूंगा, रिकॉल कर दूंगा, नहीं तो हम इसे कंटिन्यू करते हैं आगे। फर्दर मोर यहाँ तक हमने डिस्कशन करी कि हमारे जो 3 ट्रांसफार्मर्स कनेक्ट हैं विद दी कनेक्शन ऑफ 3 जनरेटर्स, वो आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। आपके जो ट्रांसफार्मर्स हैं वो आपके ऑपरेटिंग लेवल्स ऑफ वोल्टेजेस सस्टेन रखते हैं, ताकि नेटवर्क की सिंक्रोनाइजेशन, नेटवर्क की स्टेबिलिटी, सेंसिबिलिटी और ऑपरेटिंग लेवल ऑफ पैरेलल ऑपरेशन ऑफ दिस होल नेटवर्क जो कि सेम रह सके, उस मकसद के लिए हम ट्रांसफार्मर कनेक्ट करते हैं। फर्दर अब हम ये बात कर रहे थे कि इस नेटवर्क को बस नंबर 7 से बस नंबर 4 के ज़रिए से कनेक्ट करने के लिए और लोड को फर्दर यूटिलाइज करने के लिए हम ये इस तरह से यहाँ से इस्तेमाल करते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये जो लाइंस येलो कलर की जा रही हैं, ये बता रहे हैं कि यहाँ से लोड आपका ड्राइव हो रहा है। इसी तरीके से वो लोड
जो कि यहाँ से निकल रहा है वो आप यहाँ से पर्टिकुलर एक सब स्टेशन को दे सकते हैं। इसी तरीके से वो लोड जो आपका यहाँ से निकल रहा है वो एक पर्टिकुलर सब स्टेशन को आप दे सकते हैं, जिससे मुख्तलिफ और बहुत सारे इलाके आपके इलेक्ट्रिसिटी के ज़रिए से ड्राइव होंगे। फर्दर मोर सिमिलरली ये नेटवर्क जो कि बस नंबर 9 का है, जो कि एक कॉमन बस के तौर पे जनरेटर 2 के नेटवर्क, जनरेटर 3 के नेटवर्क यानी बस नंबर 9 पे कनेक्ट कर रहा है बस जनरेटर 1 के ज़रिए से, तो वो बस नंबर 9 को इस पाथ ऑफ वे के ज़रिए प्रोवाइड किया जा रहा है। इसी तरीके से बस नंबर 6 के ऊपर आप नेटवर्क ऑफ लोड सबस्टेशन को यहाँ से ड्राइव कर सकते हैं, जो कि यहाँ से आपको नज़र आ रहा है कि आप यहाँ से ले सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक रिव्यू था IEEE 9 बस टेस्ट सिस्टम के हवाले से। इसमें अगर कोई मॉडिफिकेशन की जा सकती है आपके हवाले से तो कोई बताए इसमें कि हम इसमें क्या चीज़ ऐसी है जो कि मॉडिफाई मज़ीद कर सकते हैं और इसको बेहतरी की तरफ लेके जा सकते हैं, या आपके लिहाज से इसमें क्या मज़ीद चेंजेस हो जो ये अच्छा एक डिज़ाइन बन सकता है। प्रोटेक्शन स्कीम्स लगाई जाएं इसमें अगर तो ये एक अच्छा आइडिया ज़रूर है, लेकिन एक स्पेसिफाइड नहीं है कि हम कहाँ प्रोटेक्शन स्कीम मज़ीद लगाएं। मैं जैसे आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि हम इसमें प्रोटेक्शन स्कीम मज़ीद बनाकर इसे वो तो कर सकते हैं, इसमें प्रोटेक्शन स्कीम इनफ है, लेकिन मज़ीद लगाकर इसे और मॉडिफाई इम्प्रूव किया जा सकता है, वो बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कहाँ लगा के, ये सवाल है जनाब। आफ्टर जनरेशन साइड और एंड ट्रांसफार्मर स्टेप अप ट्रांसफार्मर आफ्टर जनरेटर, अच्छा चलें आप और करें, ये देखें यहाँ लगा हुआ है, ट्रांसफार्मर के पहले भी लगी हुई है, ट्रांसफार्मर के बाद भी लगी हुई है, ठीक है। अच्छा ये चीज़ मैं पूछ रहा हूँ ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं जनाब। अगर मेरे लेक्चर्स आप देख रहे हैं पुराने, इससे पहले के जो डिस्कस हुए हैं उनमें मैं डिस्कस कर चुका हूँ उसमें कि नेटवर्क के हवाले से अगर हम बात करें तो इनमें मॉडिफिकेशन क्या हो सकती है। कोई और अगर इसमें एडअप करना चाहे, आशिक साहब। जी जनाब, कोई भी आपके लिहाज से इसमें क्या मॉडिफिकेशन हो सकती है या इस डिज़ाइन को मज़ीद इम्प्रूव किस तरीके से किया जा सकता है। मैंने बस के ऊपर ऑलरेडी लेक्चर बनाया हुआ है, मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। जी जनाब, कोई भी एडॉप्ट करना चाहे इसमें, जैसे एक जवाब दिया था कि इसमें हम प्रोटेक्शन के इक्विपमेंट प्रोटेक्शन स्कीम को अगर मज़ीद बढ़ा दें तो एक मॉडिफिकेशन की ये गुंजाइश हो सकती है, लेकिन मैं इसमें ये बात करूँगा कि एक इनफ मॉडिफिकेशन एज़ कम्पेयर टू दी एग्जिस्टिंग प्रोटेक्शन स्कीम हम ऑलरेडी यहाँ पे इंस्टॉल कर चुके हैं, तो मज़ीद प्रोटेक्शन स्कीम बढ़ाने से कॉस्ट बढ़ेगी आपकी, मज़ीद कोई फ़ायदा नहीं होगा। जितना भी प्रोटेक्शन स्कीम का ये जो स्विचेस लगे हुए हैं आइसोलेटेड सर्किट ब्रेकर, इनमें एग्जिस्टिंग भी आपके प्रोटेक्शन इक्विपमेंट हैं, इसमें मज़ीद एक दो बातें मैं करूँगा। तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर आप इस नेटवर्क को देखें जो कि बस नंबर 7 से 8 पर है और 8 से 9 पर है, सिमिलरली 6 से 4 और 6 से 4, 5 से 4, 6 से 4, ये चार नेटवर्क वो हैं जो कि ट्रांसमिशन लाइन के बनते हैं। इनके अंदर डिस्टेंस रिले लगानी चाहिए, डिस्टेंस रिले यहाँ पे लगेंगी, ठीक है, क्योंकि ये ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क हैं और ये भी ट्रांसमिशन लाइन के नेटवर्क हैं। तो ये टोटल मिला के बनते हैं 1 2 3 4 5 6 नेटवर्क हुए। इन 6 नेटवर्क में 6 डिस्टेंस रिले लगेंगी जनाब, ठीक है। अब आगे बात करता हूँ, यहाँ क्लियर है मैं क्यों लगेगी, क्योंकि मैंने थोड़ी देर पहले बता दिया था ये, लेकिन फिर भी अगर किसी के जहन में कोई सवाल हो, बात हो तो पूछें। ये 6 लाइंस ऑफ वेज हैं जो कि ट्रांसमिशन लाइन की बनती हैं, इनमें डिस्टेंस रिले लगेंगी, ट्रांसमिशन लाइन जिनको इम्पीडेंस रिले भी कहा जाता है। यहाँ क्लियर है ये बात कि यहाँ पे क्यों लगेंगी भाई, कोई सवाल तो नहीं है किसी का? अच्छा नो सर। आगे चलते हैं। दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाह रहा हूँ, मैंने जब
बस ऑपरेशन के ऊपर या बस के हवाले से डिस्कशन की थी, उसमें मेरे लेक्चर्स मौजूद हैं। तो उसमें मैंने ये चीज़ बताई भी थी कि जो आपकी बस के नेटवर्क होते हैं, इनमें मुख्तलिफ तरह की बस की स्ट्रीम और बस की स्कीम्स होती हैं, अगर आपको याद हो। इसमें सिंगल बस स्कीम थी, डबल बस स्कीम थी। सिंगल बस स्कीम और डबल बस स्कीम में कोई फ़र्क बताएगा क्या होता है? सर सिंगल बस बार में जो है ना एक ही बस बार यूज कर रहे होते हैं, जो कि मीन्स के इनकमिंग और आउटगोइंग सर्किट उससे कनेक्ट हो रहे होते हैं सर। डबल बस बार में ये होता है कि सर 2 बस बार यूज हो रही होती है, उस वक्त में हम एक वक्त में एक बस बार भी यूज कर सकते हैं अगर एक पे फॉल्ट आ गया है तो। और उसके अलावा दोनों पे लोड अगर बैलेंस करना है तो दोनों को भी यूटिलाइज किया जा सकता है। बिल्कुल जनाब, ये मुकम्मल और दुरुस्त जवाब है, लेकिन इसमें 2 सवाल मेरे मज़ीद बनते हैं, आप दे दें या कोई भी जवाब दे इसका। वो ये है कि ये बताएं कि सबसे पहला सवाल तो ये कि ये सिंगल बस स्कीम है या डबल बस स्कीम है? जी जनाब। सर बेसिकली सर ये ये सिंगल 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 बस बार है। ये सिंगल बस बार स्कीम है, ठीक है जनाब। अच्छा, और सिंगल बस स्कीम बेहतर है या डबल बस स्कीम बेहतर है? डबल बेहतर है सर। डबल बेहतर है, तो इसका मतलब ये है कि इस सिस्टम के अंदर हम डबल बस स्कीम लगाकर भी इसे मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। क्या डबल बस स्कीम इसमें लगाना आसान है, आसान होगा? डबल बस स्कीम अगर हम इसमें लगा देते हैं तो एक मसला ये होगा कि ये डिज़ाइन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। नंबर ऑफ़ लाइंस जो आपको यहाँ पे नज़र आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी, और उनमें मल्टीपल आप स्विचेस लगाने पड़ जाएंगे आपको पैरेलल ऑपरेशन के ज़रिए। पैरेलल ऑपरेशन के साथ साथ आपको इसमें लगाना पड़ जाएगा बस कपलर, लगाना पड़ जाएगा मल्टीपल आइसोलेटर स्विचेस लगाने पड़ेंगे आपको, ब्रेकर लगाने पड़ेंगे, और उसके बाद जो एक स्कीम तैयार होगी डबल बस सिस्टम के लिहाज से वो एक यूनिक लेवल की होगी, ठीक है। जो चीज़ें हमने यहाँ तक अभी डिस्कस की हैं, कोई सवाल किसी के जहन में हो तो वो चीज़ मुझे बताएं। इसके अलावा जो तीसरी मॉडिफिकेशन इसमें की जा सकती है वो क्या है? देखें, यहाँ आपको ट्रांसफार्मर नज़र आ रहे हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर। इन तीनों ट्रांसफार्मर के अंदर तीसरी मॉडिफिकेशन जो की जा सकती है वो ये है, आप डिफरेंशियल रिले लगा सकते हैं। डिफरेंशियल रिले इन ट्रांसफार्मर जो कि 3 है जनरेटिंग साइड पे, जो ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ, इनकी ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन के लिए हम लगा सकते हैं डिफरेंशियल प्रोटेक्शन रिले, जिसके ज़रिए से आपके ट्रांसफार्मर को यहाँ पे प्रोटेक्शन हासिल हो सकेगी। अच्छा, ये 3 मॉडिफिकेशन मैंने बताई हैं, कोई इन तीनों को ज़रा नाम रिपीट कर देगा कि मैंने क्या क्या बताई हैं 3 मॉडिफिकेशंस, क्योंकि ये मैं एग्जाम में पूछता हूँ तो फिर मुश्किल हो जाती है किसी को अंदाजा नहीं होता कि मॉडिफाई कैसे करें, जबकि मैं ये डिस्कस कर रहा हूँ लेक्चर्स के अंदर। तो 3 मॉडिफिकेशन मैंने इस बस सिस्टम बार को करने के लिए कौन बस सी बार बताई? 7 और बस बार 8 और 9 के दरमियान में आपने कहा डिफरेंशियल रिले लग जाए। 8 और 9 के दरमियान, 8 और 9 के दरमियान डिफरेंशियल लगेंगी, 8 और 9, बस 8 और 9 यहाँ पे। इम्पीडेंस रिले लगेगी सर, डिस्टेंस रिले या इम्पीडेंस रिले, क्योंकि ट्रांसमिशन का नेटवर्क है। जी जनाब, मैं पूछ रहा हूँ मुझे 3 मॉडिफिकेशन के बारे में बताएं जो मैंने बताई। अभी जो तीनों मैंने बताई उसके बारे में दोबारा बता दें, बस ये कह रहा हूँ। सर ये सबसे पहले तो ये है कि हमने जो ट्रांसमिशन लाइन है इसमें हम प्रोटेक्शन स्कीम के लिए। ठीक है नंबर जी, 2 इसके लिए डबल बस बार स्कीम यूज करेंगे सर। ठीक है जी, नंबर 3 जो ट्रांसफार्मर की सर डिफरेंस ले ला के उसकी प्रोटेक्शन पॉसिबल करेंगे सर। ठीक है जी। अच्छा, इन तीनों मॉडिफिकेशन, इन तीनों आइडियाज़ जो मैंने बताया मॉडिफिकेशन के हवाले से, जब आप इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो इसके डिज़ाइन में तब्दीली होगी, डिज़ाइन में चेंजेस होगी, वो ड्रॉ करनी होगी, ठीक है। वो ड्रॉ होगी, उसके मुताबिक ये मॉडिफिकेशन हो जाएगी। दूसरी बात इसमें यह है कि आप जब इन चीज़ों को इसमें इंस्टॉल करेंगे तो ये याद रखें कि इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है, इसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी। लेकिन हमारा मकसद बाज़ औक़ात कॉस्ट बढ़ाना होने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन हासिल करना होता है सिस्टम के ज़रिए, ठीक है। सिस्टम को ज़्यादा प्रोटेक्ट करना, सिस्टम से ज़्यादा लॉस ना होना, सिस्टम से सस्टेनेबल और अनइंटरप्ट पावर सप्लाई निकलना, और अगर कोई फॉल्ट अगर हो तो वो उस लेवल पे ही स्ट्रक रहना,
अगर यहाँ पे फॉल्ट अगर हो जाता है और ये स्विच सर्किट ब्रेकर प्रोटेक्शन स्कीम काम नहीं करती, तो इसका जो इम्पैक्ट होगा वो यहाँ से इस नेटवर्क के होते हुए, इस ग्रिड से होते हुए सब स्टेशन में आ जाएगा और आपके पूरे के पूरे सिस्टम को कोलैप्स कर जाएगा। और सिर्फ यहाँ नहीं आएगा बल्कि यहाँ से ऊपर की जानिब भी जाएगा वो। तो ये एक ड्रास्टिकल चेंज हो सकता है सिस्टम के अंदर अगर आप यहाँ पर अपने एग्जिस्टिंग फॉल्ट जो कि प्रोड्यूस हो रहा है उसे आप नहीं रोकते। इसीलिए सिस्टम में बाज़ दफ़ा मल्टीपल प्रोटेक्शन स्कीम लगाना ज़रूरी होता है कि अगर फॉल्ट बैक एंड फोर्थ ना कर जाए। बैक एंड फोर्थ का मतलब समझते हैं, फॉल्ट अगर हुआ है यहाँ पे, बैक करेगा वो यहाँ पे भी और फोर्थ करेगा वो यहाँ पे भी। अब अगर यहाँ की प्रोटेक्शन स्कीम ने काम नहीं किया कि यहाँ पे ये प्रोटेक्शन स्कीम 10 साल से लगी हुई है, लेकिन कभी फॉल्ट अगर ही ना 10 साल में, अब इसका उसमें धूल मिट्टी आ जाती है, डस्ट आ जाती है और स्ट्रक कर जाता है, बाज़ वक़्त मैकेनिज्म काम नहीं करता, तो इम्पैक्ट उस फॉल्ट का डायरेक्टली ट्रांसफार्मर में आ जाएगा। और अगर वो ट्रांसफार्मर की प्रोटेक्शन रिले अगर आप देखें यहाँ पे काम ना करी तो फिर वो यहाँ से होगा, और अगर ये भी काम नहीं करी तो फिर यहाँ पे। इसीलिए मल्टीपल आपको प्रोटेक्शन स्कीम्स प्रोवाइड करनी होती है।